और जो पहले एक अलगाव था, मैं कहूँगा कि दलितों में और ओबीसी में, अब ओबीसी को ये समझ में आ गया है और वो भी इस बात को स्वीकार करें कि हमने भी गलतियां की है। हमको दलित भाइयों के साथ साथ में चल करके ही हम अधिकारों की लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है संविधान खतरे में है। संविधान अगर बदला गया तो आरक्षण खत्म हो गया। जितने पब्लिक सेक्टर जहां गवर्नमेंट को नौकरी होती थी, आज किसी को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। जो कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी जी ने बोला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब ये अध्ययन हो जाएगा, राज्य स्तर पे हो जाएगा, केंद्रीय स्तर पे हो जाएगा, उसके बाद अब ये दूसरी लड़ाई शुरू होगी कि संसाधन, जो देश की संपत्ति है, जो देश के संपदा है, राष्ट्रीय उसका है धरोहर, उस पे इन जातियों की जनसंख्या के अनुपात में बंटवारे की मांगे दूसरे फेज की लड़ाई होगी। जाति जनगणना ने एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिससे साफ हो गया है कि सवर्ण हिंदू की संख्या 10% है। मेरे साथ जेएनयू के प्रोफेसर राणा जी हैं। जाति जनगणना का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं प्रोफेसर साहब? जातीय जनगणना एक वैज्ञानिक आधार है जिससे कि देश के संसाधनों को उसी हिसाब से, उसी अनुपात में बंटवारे का एक मार्ग, रास्ता है। क्योंकि अभी तक हमको यही नहीं पता है कि जातीय जनगणना आखिर सरकार इस पे इतना रोक क्यों लगाई है। हम एक चीज़ और भी कहते हैं कि 1931 की जनगणना जो हुई, जिसको कहते हैं कि जो बहुत ही वैज्ञानिक जनगणना थी, उस समय भारत का हिस्सा पाकिस्तान भी था, उस समय जो बांग्लादेश है वो भी भारत का हिस्सा था। उस समय देश की आबादी 25 करोड़ 68 लाख कुछ रही हो, 25 करोड़ 68 लाख और कुछ। तब थी 53% ओबीसी। भी उस समय जो है उसकी आबादी के हिसाब से उस जमाने में 1931 में थी 58% थी, जो कि मंडल कमीशन के बाद में, और हम इसको और आगे बढ़ाते हैं कि जब देश 1947 में विभाजित हुआ, इंडिया पाकिस्तान हुआ, उस समय भारत की जनसंख्या थी 49 करोड़। 49 करोड़ में से 39 करोड़, 49 नहीं 39 करोड़, 39 करोड़ में से 6 करोड़ लोगों ने केवल पाकिस्तान को चुना, बाकी 33 करोड़ जो है वो भारत में ही रह गए। तो और वहाँ पर जो संख्या गई, ये जनसंख्या जो और भी बड़ी है पिछड़ों को बंटवारे के बाद, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी केवल मुस्लिम की वहाँ जाना पसंद की है, हिंदुओं में या अति पिछड़ों में शेड्यूल कास्ट के नहीं गए। शेड्यूल कास्ट के तो जो मजबूर वर्ग था, जो वहाँ पाकिस्तान के सरहद के अंदर था, जो उस समय कराची लाहौर को लेकर को वही था, जो यहाँ मजबूरी में नहीं आ पाया, वही वहाँ पर रह गया। और उसके बाद से कोई वैज्ञानिक गणना हुई नहीं है जाति पर आधारित। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने अपने आंकड़े इकट्ठे किए, सर्वे किए, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि पिछड़ों की जनसंख्या 52% है। अब जब 52% है तो मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने, जिसमें इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के उसमें केस में 1992 में, आखिर ये किस आधार पर कह दिया कि 27% 52% जो पिछड़ों की आबादी उसको 27% किया जाए। ये उनका वैज्ञानिक आधार ही नहीं है, किसका कोई इसका संवैधानिक इसकी पुष्टि ही नहीं हो सकती कि कहीं इसे कह दिया जाए किसी तरह से संवैधानिक है। ये गैर संवैधानिक है। अब मैं कहता हूँ, जब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की 49.5% यानी 49.5% से ऊपर आरक्षण हो ही नहीं सकता, फिर किस आधार पर बीजेपी की सरकार, नरेंद्र दामोदर मोदी की सरकार जो है, उन्होंने 10% और सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया, यानी 49 से बढ़ करके 59.5% अब आरक्षण। तब तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का ये एक केस का ही वायलेशन हो गया। फिर उसके बाद 1900 ये जो है इन्होंने 141वां संविधान संशोधन किया, जिसमें इनको 10% दिया। तो जब ये संविधान का एक तरह से उल्लंघन ही हो रहा, सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय के आदेश को बदल दिया गया, तो 52% क्यों नहीं आरक्षण होना चाहिए? हमारी तो मांग है, मैं तो कहूँगा
कि यह बहुत ही खोज का विषय। अभी तो प्रधानमंत्री के डिग्री पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया। मैं तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, दामोदर मोदी जी के पिछड़ा होने पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं। आप पूरे अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र दामोदर मोदी बाय बर्थ, जन्म से ही वो सामान्य वर्ग के, वो हिंदू हैं। 2003 में किसकी सरकार रही है? अटल बिहारी वाजपेयी की रही। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बड़े पैमाने पर जो नहीं कहीं पर भी कोई, आपको भी शंभू भाई पता होगा कि कोई अध्ययन मंडल कमीशन के बाद पिछड़े जातियों का कोई अध्ययन नहीं हुआ, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति या उनकी शैक्षणिक स्थिति। लेकिन किस आधार पे, कैसे इन्होंने क्या किया कि 2003 में बड़े पैमाने पर किसी राज्य से 20 जातियां, किसी से 25 जातियां जो सामान्य हिंदू वर्ग की, जिसको मैं कहता हूं कि ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय जो होंगे, उनमें से किसी राज्य में 20, किसी में 25, किसी में 30, केवल उसको एक सप्लीमेंट लगा दिया गया। उसी में मोदी गांधी पिछड़े हुए, यानी दस्तावेजों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई। जो पिछड़ी जातियों का जो 27% में इतना और दिया गया। मैं कह रहा हूं कि 27 ने, अभी तो 25% इनको और, तब जाके 52 बनेगा। और जो उत्तर बिहार में जातीय जनगणना हुई है, यह तो जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी कांग्रेस के भी नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व जिसमें माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो गए, माननीय राहुल गांधी जी हो गए, सबने यह लाइन ले लिया है। और इस बात की मुझे प्रसन्नता हो रही है कि कम से कम राहुल गांधी जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पिछली सरकारों में कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलतियां की है, जिसको अब वो गलती नहीं होगी। उन्होंने इस बात को कहा जो कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी जी ने बोला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब ये अध्ययन हो जाएगा, राज्य स्तर पे हो जाएगा, केंद्रीय स्तर पे हो जाएगा, उसके बाद अब ये दूसरी लड़ाई शुरू होगी कि संसाधन, जो देश की संपत्ति है, जो देश के संपदा है, राष्ट्रीय उसका है धरोहर, उस पे इन जातियों की जनसंख्या के अनुपात में बंटवारे की मांगे दूसरे फेज की लड़ाई होगी। अभी तो पहले जातियों का ये जो संघर्ष है वो तो पता चल जाए कि जो जनगणना के, जो नीतीश कुमार ने कहा, नीतीश कुमार को हम बधाई देते हैं। लेकिन टीवी अखबार तो कह रहा है कि इससे देश टूटेगा। देश टूटने का, ये तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, आदिवासी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, जो अछूत हैं सभी के सभी, यह तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है शेड्यूल कास्ट आज के हैं, जो मैं कहता हूं कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा इनको ये लाभ मिल चुका है। ये थोड़े ज़्यादा पढ़ लिख करके सतर्क हो रहे हैं संवैधानिक अधिकारों से। मैं ये कहूँगा अनुसूचित जाति के लोगों की, ये जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी बनती है वो पिछड़े वर्ग को भी अपने साथ ले आए, उनके अंदर भी बाबा साहब के ज्ञान को ले जाए, उनके अंदर भी चेतना को जगाएं, उनके अंदर भी ये कहीं तुम्हारा अधिकार है तुम्हारे लिए। हमको इस बात में कहीं कोई किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना कोई वैमनस्यता। भारत हमारा है, देश पूरा हमारा है, हम मूल निवासी हैं। भारत को तोड़ने की बात जो कह रहे हैं वो एक गुमराह कर रहे हैं, एक गुमराह करने वाला एक बयान है जो लोग भी दे रहे हैं कि जातियों से भारत टूटेगा। जातियों से तो भारत बहुत मजबूत होगा भाई, कि जो जाति कभी जिसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे समाज का आदमी कहीं वहां तक पहुंच सकता है, वो भी अब सपना देखने लगा है कि नहीं भाई चलो मेरे भी लोग अब विधानसभाओं में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे या लोकल लेवल। तो यह जातियों की जनगणना से देश में तांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी, इससे टूटेगी नहीं। 2024 में क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? क्या ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा? यह निश्चित तौर से बनेगा, लेकिन इसमें बहुत कुछ काम करने, संघर्ष करने की जरूरत है। ग्रामीण अंचलों पर जो कमी कहां पर हो रही है कि हम जो है यहाँ पर दिल्ली में बैठकर बात कर ले रहे हैं, कि ग्रामीण अंचल तक हमारा कार्यकर्ता इंक्लूडिंग माई सेल्फ मैं कह रहा हूँ कि मुझे ले करके कि मैं गांव के लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। यहाँ हम जो है ये ट्रेंड सेटर होगा। जातीय जनगणना हुई, महिला आरक्षण बिल हुआ, महिला आरक्षण बिल जो मैं शोध पत्र ला रहा हूँ, बहुजन स्वराज घोषणा पत्र, उसमें महिला आरक्षण पर ही है कि 33% आरक्षण 33% आरक्षण आप कह रहे हैं कि
भाई इसमें जो है कौन सी गलत है कि उसमें शेड्यूल कास्ट की महिलाएं आ जाएं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं आ जाएं, आदिवासी महिलाएं आ जाएं, क्यों नहीं? वो तो सबसे हाशिए का समाज है भाई, उस समाज को तो लाना ही लाना उसमें मुख्य धारा में। तो ये दूसरी चीज कि यह नरेंद्र दामोदर मोदी की केंद्र की सरकार यह देश की महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं, यह देश को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण हमने लागू कर दिया। लेकिन कब आप लागू करेंगे? आप कह रहे हैं जब परिसीमन होगा लोकसभा के सीटों का, तब कब परिसीमन होगा कोई जानता नहीं है। आप कह रहे हैं जाति जब जनगणना हो जाएगी तब। आप 2011 के बाद 2021 में जो जनगणना 10 वर्ष के बाद होनी चाहिए वो आप रोके बैठे हैं। तो यह तो पूरी भारत की आधी आबादी को ही आपने धोखा दे दिया कि, और यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेतृत्व दे रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो देश उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि हम तो सरकार में आते ही लागू कर देंगे। और यह चीजें जातीय जनगणना जब तक होगी और उसके बाद महिलाओं के आरक्षण में आरक्षण महिलाओं के उनके अंदर भी SC ST OBC का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। हम लोग, मेरा अपना मानना, जो मेरे अपना अध्ययन है, जो शोध प्रबंध है जो आया है बहुजन स्वराज घोषणा पत्र 2024 के नाम से जो छपने जा रहा है, मेरी तो रिसर्च में ये फाइंडिंग है, मैं निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि क्यों 33%, क्यों नहीं 50% आरक्षण महिलाओं को भी हो और 50% में 52% पिछड़े वर्ग की महिलाएं आए, उसमें जो है क्या इसे चुनावी फायदा मिलेगा और बीजेपी को नुकसान देख रहे हैं जाति जनगणना से? बिल्कुल मिलेगा इससे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी गुमराह कर रही है। पहला गुमराह तो मोदी जी कर गए कि हम शेड्यूल कास्ट, हम नीच जाति के हैं, वहां पर भी वो नीच नहीं है, वो झूठ बोल रहे हो, सामान्य हिंदू वर्ग की है। और दूसरी चीज, अब देश की महिलाओं के साथ ये कर रहे हैं कि महिलाओं को हम आरक्षण दे रहे हैं, ये विपक्ष नहीं चाह रहा, बिल्कुल विपक्ष चाह रहा। विपक्ष तो कह रहा है, विपक्ष कौन है? विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पूरी जोर कोशिश कर रही है और कह रही है कि हमसे जो गलती हुई, हम राष्ट्र से माफी मांग रहे हैं, देश से माफी मांग रहे हैं। राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम इस मुद्दे को जातीय जनगणना को भी ले आएंगे और दूसरा जो हम जाति के अनुपात में, संख्या के अनुपात में संसाधनों की बंटवारा भी करेंगे। तो यह एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है परिवर्तन की दिशा में। हम सभी लोगों को मिलकर के काम धरातल पे जाना, गांव में वोट है, गांव के लोगों को समझाना, गांव के महिलाओं को समझाना है, क्योंकि यहाँ JNU में बैठ, क्या विपक्ष आपको गांव में जाता हुआ दिख रहा है? विपक्ष अब समझ गया है, विपक्ष को यह समझ में आ गया है कि बिना गांव चले हमारे साथ समाज जुड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे समाज तो गांव में है, शहर में कौन? 85-86% का 88% हमारा समाज तो गांव में, ग्रामीण अंचल में रहता है। और मैं व्यक्तिगत तौर से, जैसे लखीमपुर क्षेत्र है, लखीमपुर पूरे जिले में पिछले 7 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और 7 सालों में जो तिकोनिया में किसान संघर्ष आंदोलन हुआ है, उस तिकोनिया किसान संघर्ष में मैं ही ट्रैक्टर ट्राली पर बोल रहा हूं, जिस समय किसान मेरे आंखों के सामने मारे गए। वहीं पर जो 13 अक्टूबर 2021 को जो है अंतिम अरदास हुई है मरे किसान भाइयों की, उसमें भी मैं बोला हूं। मैं हर तरह के गांव में जा रहा हूं, कम से कम 7 सालों में मैं उस क्षेत्र के जिले के कोई पूछ दे तो मैं गांव में पहुंच चुका हूं। और इस संदेश को लेकर यहाँ तो आज ये लोग शुरू की हैं जनगणना की बात, मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यह कांग्रेस पार्टी ने अगर लिया इस एजेंडे को, मैं बल्कि अभी 24 सितंबर को जब जवाहर भवन में बोल रहा, उसमें मैंने कहा भी कि अगर आप कान्सी राम के नारे को ले सकते हैं तो कान्सी राम की फोटो भी आप अपने कार्यालय में लगाइए। एक प्रतीकों का जमाना है, अगर जिस समाज की महापुरुष वहां दिखेगा उसका एक आत्मीय लगाव होता है। तो इसलिए मैं उनसे यह भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर समाज से अति पिछड़ा वर्ग के ज्यादा से ज्यादा आप प्रतिनिधित्व दीजिए, अति पिछड़ा वर्ग को ले आइए। ओबीसी में कितनी जागरूकता आपको दिख रही है? ओबीसी में जागरूकता तुलनात्मक ढंग से कम है। मैं इस सेंस में कहूं तो शेड्यूल कास्ट में उस तरह की जागरूकता नहीं, अब बढ़ी है या? और जब से ये जातीय जनगणना का माहौल बना है तब से उनके अंदर एक सोच पैदा हुई है। और जो पहले एक अलगाव था, मैं कहूँगा कि दलितों में और ओबीसी में,
अब ओबीसी को ये समझ में आ गया है और वो भी इस बात को स्वीकार करें कि हमने भी गलतियां की है, हमको दलित भाइयों के साथ में चल करके ही हम अधिकारों की लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है संविधान खतरे में है। संविधान अगर बदला गया तो आरक्षण खत्म हो गया। जितने पब्लिक सेक्टर जहां गवर्नमेंट नौकरी होती थी, आज किसी को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। तो इसलिए इससे जागरूकता के स्तर में बहुत बड़ा इजाफा हुआ, बहुत बढ़ोतरी हुई है और कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा कि यह समाज अब भ्रमित हो पाएगा। तो सोचिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक किसान समाज के जो लोग हैं वो जाति जनगणना के पक्ष में, आंकड़े ठीक वैसे ही हैं। जाति जनगणना के खिलाफ सिर्फ 10% सवर्ण समाज के लोग हैं, लेकिन गनीमत यह है कि पूरे सिस्टम पर उनका कब्जा है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी। लेकिन एक बड़ा बदलाव जो हुआ है, प्रोफेसर राणा जैसे जो लोग हैं, दिल्ली जेएनयू में प्रोफेसर हैं, वो एससी एसटी ओबीसी के भी, किसान कम्युनिटी के भी जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं, वो खुलकर अब अपनी बात रखने लगे हैं और उनको लगता है कि यही वक्त है जब चारों तरफ से मुसीबत है, समाज के हक अधिकार छीने जा रहे हैं और पावर सेंटर्स पर उनको रोका जा रहा है, तो अब खुलकर बोलना चाहिए। और चारों तरफ से जहां सवर्ण समाज के लोग जाति जनगणना के खिलाफ बात कर रहे हैं, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह से आवाज़ आ रही कि जाति जनगणना ठीक नहीं है, वहीं बहुजन समाज के लोग, जो एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी के लोग हैं, वो जाति जनगणना के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।